गुड इवनिंग प्रिंस, गुड इवनिंग तनीषा। गुड इवनिंग ध्रुव। लास्ट क्लास कौन सी वीडियो कह रहे हो तनीषा? सॉलिड स्टेट की कह रहे हो या ऑर्गेनिक की? सॉलिड्स। गुड इवनिंग जब जी, गुड इवनिंग हर्षिता। ओके, मैं शेयर कर दूंगा तनीषा। गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग युवन। चलो लेट अस स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे कि यूनिट सेल कितने टाइप का होता है और यूनिट सेल्स के अंदर हम पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। अच्छा, यूनिट सेल को निकालने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं यूनिट सेल को पढ़ने के लिए। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं उनको हमें देखना है। पैरामीटर्स होते हैं, देखो, एक कोई भी यूनिट सेल हो उसके अंदर एक कॉर्नर हो तो उसके अंदर 3 साइड्स होंगी, एक लेंथ, एक ब्रेथ, एक हाइट, है ना। जैसे यहाँ पे ए बी सी 3 साइड्स हैं, इनके बीच में एंगल्स होते हैं। ए और बी सी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। जैसे बी और सी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल्स कहलाते हैं। इनको हम डिनोट करते हैं अल्फा, बीटा, गामा। ए और बी के बीच के एंगल को बोलते हैं, ए और सी के बीच के एंगल को बोलते हैं हम बीटा, बी और सी के बीच के बोलते हैं अल्फा, और ए और बी के बीच को बोलते हैं गामा। तो 3 तरह के एंगल्स हैं बिटवीन दीज 3 फिगर्स। इसको याद करना आसान है। ए और सी के बीच में बीटा, ठीक है, बी और सी के बीच में अल्फा, और ए और बी के बीच में गामा। दैट मीन्स जो नहीं है उनकी साइड पे वो बीच में होगा। जैसे ए और सी के बीच में बी, बीटा, ठीक है। ए और बी के बीच में सी नहीं होता तो गामा यहाँ पे आएगा, और बी और सी के बीच में ए नहीं होता तो अल्फा यहाँ पे आएगा। So using these 3 angles and these 3 sides, we can tell about different shapes. We can get different shapes of lattice. वो different shapes कैसे मिल सकती हैं? For example, if A is equal to B is equal to C, यानी तीनों लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल हो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीजें इक्वल हैं, तो ऐसे केस में व्हाट वी विल गेट, और अगर अल्फा, बीटा, गामा तीनों एंगल 90 डिग्री हैं
अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस केस में हाउ विच टाइप ऑफ लैटिस विल वी गेट? वी विल गेट क्यूबिक लैटिस। ठीक है, अब इसके बेस पर हमें एनसीईआरटी में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल्स में क्लासिफाई कर रखा है। लेट अस सी वंस। सो यू कैन सी क्यूब इज इक्वल टू बीटा गामा NaCl। NaCl इज क्यूबिक। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हमारी यूनिट सेल की 3 लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, ए बी सी से उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच के एंगल को अल्फा बीटा गामा देते हैं। तो दीज आर डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन विच शेप ऑफ अ क्रिस्टल डिपेंड्स। ठीक है, तो अब ए बी और सी अगर तीनों इक्वल हो साइड्स और अल्फा बीटा गामा भी इक्वल हो, तो इस केस में 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, NaCl इस क्यूबिक फॉर्म में रहता है। अब टेट्रागोनल एक और क्यूबिक है, उसके अंदर A इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। दैट मींस दो एजेस तो इक्वल होंगे पर एक इक्वल नहीं होगा। सो यू कैन इमेजिन ऐसा कैसे होगा व्हेन वी गेट रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ क्यूब, मतलब लंबा एक साइड से, तो एक साइड लंबी है एंड दो साइड्स बराबर है। दैट मीन्स सी साइड इज ग्रेटर और ए एंड डी आर इक्वल लेंथ। तो ऐसे केस में जो ये स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टेट्रागोनल। बट इन तीनों में एंगल अभी भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री एंगल है, तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? टेट्रागोनल। सो इन बोर्ड एग्जाम वी कैन स्टडी दिस, वी कैन लर्न दिस कि कौन कौन से ए बी, कौन से क्यूबिक में टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक, इनमें ए बी सी की क्या रिलेशन है और अल्फा बीटा गामा का क्या रिलेशन है। बट अभी के लिए दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी अगर हम CBSE में ये सोचे तो, इसीलिए एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आया भी नहीं है और आने के चांसेस भी कम है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ। सो वी कैन लर्न दिस एट द एंड मोमेंट, जो हमें 95 के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं और हम 100 को टारगेट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट समझ आ गए हैं? इससे यस और नो इन चैट जल्दी। तो एज वी हैव सीन, यूनिट सेल तीन टाइप का था। वन वाज प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में देयर आर एटम्स ओनली एट द कॉर्नर्स। जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। सो ऐसा यूनिट सेल कहलाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल के बाद एक यूनिट सेल आता है जिसके अंदर कॉर्नर्स के साथ साथ एटम्स आर आल्सो प्रेजेंट एट दी बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है। ऐसा यूनिट सेल कहलाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, और तीसरा इज फेस सेंटर, जिसमें कॉर्नर्स के साथ साथ फेस के सेंटर पे भी यूनिट एटम मिलता है हमें। तो अब हमें जानना है कि कितने एटम्स होते हैं टोटली। अगर सपोज हम एक कॉर्नर वाला को काउंट करें तो कॉर्नर वाले में कितने एटम्स होते हैं इनसाइड वन यूनिट सेल। ठीक है, अब so now we need to see कि how many atoms are there in a unit cell, how many atoms are present in a type of unit cell। ठीक है, ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा 3D में। रुको, 1 मिनट रुको।
का कितना पार्ट इस क्यूब के यूनिट सेल के अंदर है, हमें ये पता करना है. तो वी नीड टू नो how much of an atom is inside the unit cell when it is present at the corners. जब वो corner पे present है तो कितना पार्ट उसके अंदर आता है. ठीक है, तो एक बार तुम इस एटम को ध्यान से देखो, चारों ओर से देखो कि कैसे इसके स्फीयर का कितना पार्ट इस यूनिट सेल इस क्यूब के अंदर. ठीक है, तो तुम ध्यान से. तुम्हें आवाज आ रही है, यस और नो? थोड़ी सी लैग हो रही है. अच्छा अच्छा, देखो हम देखना चाह रहे हैं कि कॉर्नर पे प्रेजेंट जो एटम है वो कितना पार्ट उसका एक यूनिट सेल में आता है. तो इसका जो एक छोटा क्यूब है, वो छोटा क्यूब एक यूनिट सेल है, और जो बड़ा ये यूनिट सेल के कॉर्नर पर तुम्हें दिख रहा होगा एक एटम लगाया है. दिस इज एन एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल. अब अगर हमें जानना है कि इसका कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर आता है, तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट यूनिट सेल के बाहर है. दैट मीन्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस स्फीयर इज आउटसाइड यूनिट सेल. ठीक है, अब अगर हमें यूनिट सेल में पता लगाना है कि इसका कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर है, इसके लिए व्हाट वी कैन डू इज हम यूनिट सेल्स को जोड़ते हैं. हम 8 यूनिट सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं. वी विल ज्वाइन दी 8 यूनिट सेल्स टुगेदर. ठीक है, तो यूनिट सेल्स जुड़ गए. ठीक है, अब मैं इस स्फीयर को इस यूनिट सेल के अंदर डाल दूंगा. ठीक है, अब मेरा जो स्फीयर है वो इनके बीचों बीच प्रेजेंट है. दैट मींस इट इज एट द कॉर्नर ऑफ ऑल दीज यूनिट सेल्स. ठीक है, तो लेट अस सी, इसको खोल के देखते हैं. अगर मैं इसे खोल के देखूं तो देखो ये जो स्फीयर है मेरा वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और वो जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो कितने क्यूब्स में शेयर हो रहा है. हाउ मेनी क्यूब्स इन विच इट इज गेटिंग शेयर. तो तुम देखो नीचे नीचे की फ्लोर पे, यानी कि नीचे कितने क्यूब्स हैं? नीचे 4, और ऊपर कितने हैं? 4. नीचे वाले फ्लोर पे 4 स्फीयर्स हैं जिनका ये पार्ट है, और ऊपर वाली फ्लोर पे सेकंड वाले स्टैक पे भी 4 एटम्स हैं जिसका ये पार्ट है. ठीक है, तो कैन आई से कि 1 स्फीयर इज गेटिंग शेयर्ड इन 8. It is getting shared in 8 यूनिट सेल्स. एक स्फीयर 8 यूनिट सेल का पार्ट है. ये बात क्लियर है? से यस और नो? वन स्फीयर इज अ पार्ट ऑफ 8 यूनिट सेल्स. ठीक है, तो अगर कॉर्नर का एटम 8 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, तो एक यूनिट सेल में कितना पार्ट उसका प्रेजेंट होता है? कैन आई से ओनली 1/8 ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमारा एक स्फीयर 8 में शेयर होता है. कैन आई से स्फीयर at the corner only contributes 1/8 पार्ट. ठीक है, तो अब हमें पता है एक स्फीयर के 1/8 पार्ट ही एक प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर आता है. दैट मींस 8 कॉर्नर्स है टोटल. देयर आर 8 कॉर्नर्स, और 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स हैं. तो कैन आई से 8 कॉर्नर्स multiply by 1/8 contribution will give us only 1 atom. Can I say finally there is only 1 atom in 1 primitive unit cell, क्योंकि जो 8 कॉर्नर्स हैं उनका हर एक का 1/8 मिलाकर एक एटम ही तो बनेगा. तो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में इन टोटल
एक ही एटम आता है। तुम मुझे बताओ ये बात क्लियर है, यस और नो, कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक ही एटम आता है? जल्दी से बताओ चैट पे। सो नेक्स्ट इज आवर बॉडी सेंटर, ठीक है? नहीं, या लेट अस टेक फेस सेंटर फर्स्ट, ठीक है? ऋतु, तुमने बहुत टाइम मिस कर दिया, अभी अभी तो तुम आए हो, तो समझ कैसे आएगा? देखो, अब समझो फेस सेंटर की बात। फेस पे जो एटम प्रेजेंट होता है, वो फेस का एटम कितने यूनिट सेल का पार्ट होता है? तो देखो, अगर ये एक एटम है और ये एटम जो है इस फेस पे प्रेजेंट है, इस फेस का पार्ट होने पे ये दूसरे एटम का भी फेस का पार्ट होगा। कैसे? बिकॉज व्हेन द टू यूनिट सेल विल कंबाइन, देन द एटम प्रेजेंट एट द फेस, आधा वो एटम एक यूनिट सेल में जाएगा और वो आधा एटम दूसरे यूनिट सेल में भी जाएगा। तो दिस एटम एट दिस विच इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर जो कि फेस पे है, फेस वाला एटम आधा एक यूनिट सेल में जाता है और आधा दूसरे यूनिट सेल में जाता है। तो मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? तो फेस सेंटर के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं और 8 कॉर्नर्स पे 1/8 आता है। तो फेस सेंटर पे आई कैन से देयर इज बी देयर, ठीक है? और जो फेस के सेंटर पे है, फेस सेंटर में वी विल गेट, वी हैव 6 फेसेस, ठीक है? एक क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 फेस। और हर एक फेस का कितना पार्ट आएगा? हर एक फेस का आधा पार्ट आएगा। तो 3 आएगा फ्रॉम फेस। देखो, जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर्स के साथ साथ फेस पे भी प्रेजेंट होता है। और टोटल कितने फेसेस होते हैं अगर हम काउंट करें, तो फेसेस होते हैं क्यूब के 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस में आधा आधा एटम आएगा, टोटल 3 फेस से और एक कॉर्नर से। कॉर्नर से कैसे? एक, क्योंकि 8 कॉर्नर्स पे 1/8 1/8 1/8 प्रेजेंट होगा, दैट विल लीड टू 1, ठीक है? एंड फेसेस से वी गेट 3। तो इन शॉर्ट वी गेट टोटल 4 एटम्स पर यूनिट सेल फ्रॉम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है? अब बात आ रही है बॉडी सेंटर की। बॉडी सेंटर पे कितना आएगा? लेट अस सी दैट। बॉडी सेंटर पर देखो, अगर कोई एटम को बॉडी के सेंटर पे डालना है, सिमरन, फेस सेंटर में डाउट है? फेस सेंटर में देखो, 8 तो कॉर्नर पे होते हैं, 8 कॉर्नर का 1/8 यानी एक एटम तो कॉर्नर का हो गया। ये बात क्लियर है, यस और नो? फेस सेंटर में 8 कॉर्नर पे होते हैं और 6 फेसेस पे होते हैं। सिमरन, ठीक है? तो 8 कॉर्नर पे, तो एक तो कॉर्नर से आ गया और 6 फेस में है। तो फेसेस 6 होते हैं, हर एक फेस का आधा पार्ट आता है। तो 6 फेस का आधा पार्ट यानी 3 फेस से आएंगे और एक कॉर्नर से। टोटल मिला के 3 और 1 4 एटम्स होंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। तुम बताओ, इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? कोई बात नहीं सिमरन, मैं तुम्हें ना
दूसरी वीडियो दे दूंगा, उससे कर लेना, ठीक है। जिसको समझ नहीं आ रहा आज का मुझे बता दो। अच्छा, एटम्स एट द बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर पे कितने एटम होते हैं? तो सपोज एक एटम को मैं इस क्यूब की बॉडी सेंटर पे यानी से बीचों बीच रख दूं, तो इस क्यूब, इस स्फीयर का सारा पार्ट इस क्यूब के अंदर ही होगा, कुछ भी इसके बाहर नहीं है। ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ अ बॉडी सेंटर स्फीयर इज इनसाइड द यूनिट सेल। तो कहना है से बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 इंटू 1/8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स है और 1/8 एटम्स है, तो एक तो कॉर्नर से आता है और एक बॉडी के सेंटर में होता है, तो टोटल 2 एटम्स पर यूनिट सेल आर प्रेजेंट। तो बॉडी सेंटर वाली बात भी क्लियर है सबको, यस और नो? रिप्रेजेंट करते हैं z वैल्यू से। z इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और इसका नंबर अब क्या हो गया, हमने फाइनली निकाल लिया है। फॉर प्रिमिटिव z वैल्यू क्या होती है? प्रिमिटिव के लिए z वैल्यू इज 1, ठीक है। बॉडी सेंटर के लिए z की वैल्यू इज 2 एंड फेस सेंटर के लिए z की वैल्यू इज 3, z की वैल्यू इज 4, ठीक है। तो ये z की वैल्यूज अब हमें याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, अब बात आ रही है पैकिंग एफिशिएंसी की। व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? देखिए, देखो व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी को अगर हम वर्ड को ही समझें तो पैकिंग एफिशिएंसी जो वर्ड है उसके अंदर बोला जा रहा है पैक करने की क्षमता या पैक करने की कितनी क्षमता है किसी यूनिट सेल में, ठीक है। अब अगर हम एक यूनिट सेल की बात करें, यूनिट सेल 3 टाइप के हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर मेनली। तो हमें पता लगाना है कि एक एटम जो प्रिमिटिव में प्रेजेंट है वो कितना अच्छे से पैक होता है, how much packing of an atom is done in a unit cell। तो इसको निकालने का एक ही तरीका है, पैकिंग एफिशिएंसी का एक ही फॉर्मूला है। एंड व्हाट फॉर्मूला इज इट? पैकिंग एफिशिएंसी को निकालने का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल into 100। पैकिंग एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है। मतलब देखो, अगर मैं बोलूं तुम अपने सूटकेस में कपड़े पैक करो और कपड़े पैक कर रहे हैं तुमने, तो बताओ तुम्हारे सूटकेस की पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? तो व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ योर सूटकेस? तुम बोलोगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सूटकेस इज नंबर ऑफ कपड़े जितने आए, या नंबर ऑफ कपड़े बोले या वॉल्यूम ऑफ कपड़े बोले, कितने कपड़े वॉल्यूम आ गए अपॉन वॉल्यूम ऑफ योर सूटकेस इनटू 100। तुम बोलोगे कि नहीं तुम्हारे सूटकेस की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, कितने कपड़े आए, कितना बड़ा सूटकेस था इनटू 100। ये बात क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर है? ऐसे ये फॉर्मूला भी क्लियर है? से यस और नो? ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं कितने एटम्स आते हैं, अगर हम प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, वी आर फर्स्ट टॉकिंग अबाउट प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम आते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा था
प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक ही एटम आता है, ठीक है। हर्ष मैं ये कह रहा हूं, अगर हमें किसी चीज की परसेंटेज निकालनी होती है कितना अच्छा से किसी चीज को पैक कर रखा है, तो फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में 5 बच्चे हैं और मैं बोलूं इस क्लासरूम की पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, तो तुम बोलोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम इनटू 100। बोलोगे कि इस रूम की पैकिंग इतनी अच्छी है, पैकिंग की परसेंटेज क्या है, जितना सामान आ गया। पैकिंग एफिशिएंसी तो बता रहा हूं मैं। पैकिंग एफिशिएंसी क्यूब के बारे में तुम अगर बोलो तो क्यूब में हम पैक क्या करते हैं, यूनिट सेल में हम पैक क्या करते हैं, हम पैक करते हैं एटम्स को, है ना। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल कितना अच्छा पैक करता है, फेस सेंटर कितना पैक करता है, बैक बॉडी सेंटर कितना पैक करता है, हमें परसेंटेज चाहिए किसमें सबसे ज्यादा एटम्स पैक हो जाते हैं, किसके अंदर सबसे ज्यादा सामान आ जाता है। समझ में आई हर्ष बात? तो अगर मुझे बताना है कि किसी यूनिट सेल में कितना एटम्स आ जाते हैं, तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा जितने एटम्स आते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम, जितना वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है इनटू 100, ये परसेंटेज होगी। तो एज वी नो प्रिमिटिव में एक ही एटम आता है पर यूनिट सेल। तो अब पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे एक रिलेशन चाहिए होगा। अगर मैं एक साइड देखूं, इफ आई सी अ साइड ऑफ अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये डायग्राम सही बनते नहीं है, रुको। सपोज ये एक फेस है, दिस इज अ फेस ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के एक फेस पर एक एटम प्रेजेंट होगा और ये दूसरे फेस पर दूसरा एटम प्रेजेंट होगा। दूसरे कॉर्नर पे ये एटम्स प्रेजेंट होंगे। अगर कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट होंगे तो कैन आई से जो एज लेंथ होगी, यानी क्यूब का जो लेंथ होगी एज लेंथ, उसमें कितने रेडियस आ जाएंगे, एक्चुअली दिस विल बी द सेंटर। कैन आई से यहाँ पर 2 रेडियस आ जाएंगे, एक रेडियस इसका आ जाएगा और एक रेडियस ऐसा आ जाएगा। एक्चुअल में ये सेंटर होगा, हर एक कॉर्नर का जो कॉर्नर होगा वो सेंटर होगा उस क्यूब का, उस स्फेयर का। तो कैन आई से दैट ए इज इक्वल टू 2r। ये बात बताओ, ये बात क्लियर है? जो क्यूब की लेंथ होगी एज लेंथ, वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगी, यस और नो? अगर नहीं है क्लियर तो नो लिख दो, मैं दोबारा समझाता हूं। अच्छा ध्रुव देखो, हर एक क्यूब का जो एक कॉर्नर है उस पर एक स्फीयर प्रेजेंट है। यस सर। अच्छा हर्ष, ये पैकिंग एफिशिएंसी तो नहीं कराई मैंने, तूने कर लिए तो तू जा सकता है अगर तुझे याद है तो। पैकिंग एफिशिएंसी मैं पहले करा चुका हूँ क्या तुम्हें? नहीं सर। नहीं ना। अच्छा, तो हर एक कॉर्नर जो है, कॉर्नर के अंदर ये रेडियस यहां से सेंटर होगा, दिस विल बी द सेंटर। तुम इसको इधर देख लो।
देखो हर एक जो कॉर्नर होगा वो सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा। अब जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है तो यहाँ पे जो ये फेस एज लेंथ है उसके अंदर दो रेडियस आएंगे कि नहीं आएंगे ध्रुव? क्योंकि देखो ये वाला कॉर्नर का स्फीयर इस वाले कॉर्नर के स्फीयर से मिलेगा तो ये बीच में बिल्कुल हाफ हाफ रेडियस पे मिलेंगे, यस और नो? ओके सर, आ गया समझ। तो अब मैं कह रहा हूं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमें एक चीज, अब इस पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स। एटम की वॉल्यूम क्या होती है? एक स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब एक स्फीयर की वॉल्यूम होती है। और नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं? नंबर ऑफ स्फीयर है 1। कैसे पता? क्योंकि तुमने बोला था एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक ही स्फीयर, एक ही प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक ही स्फीयर आता है। डिवाइडेड बाय ए क्यूब, एच लेंथ इज ए क्यूब इंटू 100 परसेंटेज में आएगा। अब कैन आई पुट ए इज इक्वल टू 2r? यस आई कैन पुट। तो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे आ जाएगा 2r का होल क्यूब इंटू 100% पे। ठीक है, अब इसमें से आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 पाई इंटू 100%। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 52.4%। क्या मिलेगा? 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रखा, ये रखा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हाँ कैलकुलेशन वाला क्या बोल रहे हो? सर 2r का क्यूब होगा तो सर 8r क्यूब होता है। अच्छा 8r होगा, वो गलत हो गई। 2r क्यूब में नीचे 8 आएगा और 8 और 4 से यहाँ पे 2 नीचे बचेगा तो दिस विल बी पाई/6 इंटू 100%। ठीक है। अच्छा, तो ये टोटल तुम्हें याद ही रखना है कि जो हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%। ठीक है, और इसी तरीके से सेकेंड पैकिंग एफिशिएंसी जो है दैट इज फेस सेंटर की पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। फेस सेंटर में क्या होगा? अगर एक फेस मैं बनाऊं, एक फेस के अंदर देखो, फेस के अंदर जो एटम्स होंगे, एक एटम यहाँ पे होगा, एक फेस पे प्रेजेंट होगा तो फेस के बीचों बीच एक एटम प्रेजेंट होगा और एक एटम होगा यहाँ पे। ये छोटे बड़े हो गए पर तुम समझो इस बराबर होंगे। तो इस केस में जो रिलेशन बनेगा फेस सेंटर पे, फेस सेंटर में रिलेशन बनेगा तो एज वी नो ये वाली साइड ए होगी, ये वाली साइड ए होगी और ये डायगोनल क्या होगा? √2a। तो इन फेस सेंटर कैन आई से √2a इज इक्वल टू कितने r? एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, एक ये और एक ये। कैन आई से √2a इज इक्वल टू 4r या a इज इक्वल टू 2√2r। ये वाली बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो इसके अंदर भी पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम फेस सेंटर में कितने आते हैं? 4। तो आई विल पुट 4 इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितनी होती है? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या होगी? ए क्यूब इंटू 100। ये फॉर्मूला तो वही है, बस इसमें डिफर क्या हुआ? नंबर ऑफ
एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हैं 4, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दिस विल बी 16/3 पाई आर क्यूब, और नीचे आ जाएगा a की जगह आ जाएगा 2√2 r का होल क्यूब, ठीक है। आर क्यूब से आर क्यूब तो कट जाएगा और इसमें बचेगा क्या, दिस विल बी 16/3 पाई, और नीचे आ जाएगा हमारा 16√2, 16√2, ठीक है। अब सही किया ना मैंने, इनटू यस सर। 100%, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा π/3√2 इंटू 100%, ठीक है। इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे दिस विल कम आउट टू बी 78%। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74%, 74 होना चाहिए, नॉट 78, ठीक है। तो फेस सेंटर की पैकिंग एफिशिएंसी क्लियर है, तो यस और नो, और प्रिमिटिव की, ठीक है। अब अच्छा, कौन ज्यादा एफिशिएंट है पैकिंग में, फेस सेंटर या प्रिमिटिव, विच इज मोर एफिशिएंट? ठीक है, फेस सेंटर इज मोर एफिशिएंट, ठीक है, ये क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट मीटिंग में बॉडी सेंटर का भी करते हैं, वो थोड़ा सा टफ है, ठीक है।